हेलो एवरीवन, दिस इज़ भावना। आप सभी का स्वागत है कॉलेज विद भावना में। तो कैसे हैं सभी? होपफुली सब अच्छे होंगे, तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। एग्ज़ाम बेशक पीछे हटे हैं, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना है। साइड बाय साइड सीटेट की भी तैयारी करते रहिए, क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम भी 20 अगस्त का है। तो दोनों पेपर को साइड में लेके चल लेंगे, और चला भी जा सकता है, क्योंकि आप पेपर के बीच में गैप भी है और आप काफ़ी अच्छे से पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, कुछ कुछ सब्जेक्ट आपके रहते हैं, जैसे कि कुछ पेडागोजिकल सब्जेक्ट आपके रह रहे हैं, उन्हें भी हम कर लेंगे। बाकी रिवीजन के लिए आप साइड बाय साइड वीडियो वगैरह देखते रहें, आपका अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। तो अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें कॉलेज विद भावना को, क्योंकि बीएड की क्लासेस चल रही हैं रेगुलर बेसिस पे, और बीएड फर्स्ट ईयर पे हमारा फोकस है, आप सभी को पता ही है। क्योंकि हमारे साथ जो ऑडियंस है 95% जो ऑडियंस है वो फर्स्ट ईयर की है, यानी जब आप सेकंड ईयर में आएंगे फिर हम सेकंड ईयर का इसी तरीके से करेंगे। ठीक है, और एमएड का भी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ बहुत जल्द। एमएड की भी वीडियो बनानी है मुझे, और फॉर्म निकले हुए हैं एमएड के। जो लोग भी भरना चाहते हैं, जो सेकेंड ईयर वाले हैं वो फिल कर सकते हैं, फर्स्ट ईयर वाले नहीं कर सकते। तो जो भी फिल करना चाहते हैं फॉर्म वो कर दीजिए, क्योंकि फॉर्म निकले हुए हैं, फिर आपका पेपर होगा। ठीक है, उसके बाद आपकी मेरिट लगेगी। जिस तरीके से मेरिट में नंबर आएंगे उस तरीके से आपको कॉलेज मिलेगा। बाकी अपने अकॉर्डिंग भी कॉलेज ले लेते हैं, कोई ऐसी बात है नहीं। और लेट्स क्रैक को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे सीटेट की क्लासेस चल रही हैं। हम डेली बाय डेली पेपर सोल्व कर रहे हैं, डेली हम एक पेपर सोल्व करते हैं। अब तक हमने 2019 का पेपर सोल्व किया है, जुलाई का पेपर सोल्व किया है, और दिसंबर वाला पेपर सोल्व किया है। पेपर फर्स्ट की सीडीपी हमने की है, पेपर फर्स्ट की सीडीपी हम कर चुके हैं। 30-30 क्वेश्चन का सेट हम कर रहे हैं। आज जो क्लास होने वाली है, यानी होगी 7:30 पे होती है, वो होगी पेपर 2 की। ठीक है, तो आप पेपर चाहे फर्स्ट देने जा रहे हैं चाहे सेकंड देने जा रहे हैं, क्वेश्चंस दोनों के ही सोल्व करके जाना, क्योंकि डिफरेंस होता नहीं है ज़्यादा। तो दोनों जगह सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लेना है, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि बहुत लोगों की ये भी दिक्कतें रहती है कि हमारे पास नोटिस नहीं आया, नोटिफिकेशन नहीं आया कि क्लास कब में हो गई। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम क्लास करने वाले हैं। पहले बता दूं कि इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं भावना त्यागी ऑफिशियल सर्च करके। वहाँ कोई भी मैसेज आपको छोड़ना हो, कुछ भी कहना हो, वहाँ कह सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। जितना भी मैं पढ़ाती हूँ और जितना भी मैंने पढ़ाया है अब तक, वो मैं टेलीग्राम पे अपलोड करती हूँ, यानी आप लोगों के लिए पीडीएफ देती हूँ आप लोगों को। टेलीग्राम जो है कॉलेज विद भावना के नाम से है, कॉलेज विद भावना के नाम से है। तो आप सर्च भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे 1000 से ज़्यादा लोग हम जुड़ चुके हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, और वहाँ से भी नहीं जाना आ रहा है तो कमेंट कर देना। ठीक है, आज हम करने वाले हैं पेडागोजी ऑफ हिंदी, जो कि आपकी काफ़ी डिमांड थी कि भाई करा दो। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पेडागोजी ऑफ हिंदी। ठीक है, पेडागोजी ऑफ हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए हैं पिछले 4 साल के। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो जाकर देख लेना। मैं लास्ट में उस वीडियो को लगा भी दूंगी, जब वीडियो एंड होती है तो सामने ही दिख जाती है वो वीडियो। तो पेडागोजी ऑफ हिंदी के लास्ट क्वेश्चन, लास्ट प्रीवियस ईयर पेपर मैंने आपको दे दिए हैं, तो आप वीडियो देख सकते हैं। बाकी उन्हीं के बेस पे हम क्वेश्चंस के बेस पे या मैंने टॉपिक रखे हैं जो टॉपिक प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सेशन में आपको एंड तक बने रहना है, सेशन को शेयर ज़रूर करना है जहाँ भी बीएड ग्रुप में जुड़े हुए हैं। ठीक है, और आज सब लोगों की शिकायत ख़त्म हो जाएगी। गुड़िया का बीएड हिंदी का सब्जेक्ट है, काजोल की कमेंट आ रही थी, तो काफ़ी लोगों की कमेंट आ रही थी। ये नाम तो मुझे याद रहते ही हैं। बाकी स्टार्ट करते हैं। देखो, ये क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से पूछे गए हैं कि भाषा का क्या आशय है। भाषा के विभिन्न आधारों का वर्णन करते हुए मनुष्य के व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन में भाषा के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डालिए। ठीक है, यानी हमारे जो इंडिविजुअल लाइफ है, हमारी जो सोशल लाइफ है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है लैंग्वेज का। जीवन में मातृभाषा का महत्व प्रतिपादित कीजिए। हिंदी के प्रचार व प्रसार में बाधक तत्व कौन कौन से हैं। इस संदर्भ में राष्ट्र हित में क्या प्रयास किए जा रहे हैं, विस्तार पूर्वक बताइए। यानी ये पहले तो ये बताना है कि हमारी लाइफ में जो हमारी लैंग्वेज है, जो हमारी मदर टंग है, उसका क्या रोल है, और उसमें कौन कौन सी चीज़ बाधा की तरह काम करती है, कौन से ऑब्स्टिकल्स आते हैं, और जो राष्ट्रहित है, मतलब इस संदर्भ में राष्ट्रहित में क्या प्रयास किए जा रहे हैं, हमारी कंट्री के अंदर क्या प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे कि हमारी मातृभाषा को बचाया जा सके, उसके प्रचार प्रसार को बढ़ाया जा सके। ठीक है,
नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है कि हिंदी भाषा की वैज्ञानिकता व संपन्नता पर एक संबंध लिखिए, निबंध लिखिए, मेरी जीभ भी लड़खड़ा रही है, निबंध लिखिए, तो निबंध भी हम लिखेंगे। और भाषा एक कला है, स्पष्ट कीजिए, ये शॉर्ट में पूछा गया है। भाषा शिक्षण के विभिन्न सिद्धांतों का संक्षेप में वर्णन कीजिए, तो ये शॉर्ट में पूछेंगे। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अब जैसे कि इस साल क्वेश्चन कुछ भी आएगा तो इन सारों से मिलके भी एक क्वेश्चन बन सकता है। पूछ लेगा कि भाषा का क्या मतलब है, हमारे देश में इसकी क्या वैल्यू है और कौन कौन से बाधक तत्व हैं। तो क्वेश्चन इसी तरीके से मिला जुला के बना देते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाषा का क्या अर्थ है। देखो, भाषा का जो अर्थ है, भाषा संस्कृत भाषा के भाष शब्द से आया है। किससे आया है? भाष नामक धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? बोलना और कहना। भाई भाषा क्या होती है? हम बोलते हैं, कहते हैं, कुछ भी बात करते हैं, वो हमारी भाषा है। यानी अपने विचारों को आदान प्रदान करना। जो भी मेरे मन में विचार आ रहे हैं, मैं आप लोगों से कैसे बोल रही हूँ? भाषा के द्वारा। जैसे कि हम संडे में बातचीत करते हैं, 8 बजे हम सेशन रखते हैं, तो हम क्या करते हैं? अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं। मैं अपनी बात रखती हूँ, आप लोग अपनी बात रखते हैं, तो ये क्या है? भाषा है। यानी विचारों का आदान प्रदान करना, बोलना, ये क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। ठीक है, तो पढ़ते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। लिख के भी हम करते हैं, सुन के भी हम करते हैं, बोल के भी हम करते हैं, पढ़ के भी करते हैं। ठीक है, तो अपने विचारों को हम आदान प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो जिसके द्वारा हम अपने भावों को लिखित अथवा कथित रूप से दूसरों को समझा सकें। यानी अपने भाव को, अपने विचारों को दूसरों को समझा सके। किसी भी माध्यम से समझा सकते हैं, लिख के भी समझा सकते हैं और बोल के भी समझा सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को कोई भी बात अगर कहनी हो तो आप क्या करेंगे? मैसेज लिखेंगे, है ना। तो मैसेज जो लिख रहे हैं वो भी आपकी भाषा ही है ना। तो बहुत से लोग हिंदी में भी लिखते हैं, तो वो भी तो आपकी भाषा ही है। आप अपने विचारों को मुझे बता रहे होते हैं लिख के, तो हम लिख के भी समझा सकते हैं और बोल के भी समझा सकते हैं। ठीक है, दूसरे के भावों को समझ सकें। केवल संप्रेषण का माध्यम ही नहीं, इसके कुछ और भी सारे काम है कि भाई ऐसा नहीं है कि कम्युनिकेशन का ही मीडियम है ये, और भी बहुत सारे काम है इसके। जैसे कि अभिव्यक्ति का साधन है, यानी अपने आप को अभिव्यक्त करना, अपने आप को प्रेजेंट करना। सामाजिक संबंध स्थापित करने में सहायक होता है कि समाज में हम किस तरीके से बैठ रहे हैं, किस तरीके से बात कर रहे हैं। जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं उसी तरीके से हमारे संबंध होते हैं समाज में, सोसाइटी के अंदर, है ना। मानव विकास का मूल आधार है, यानी हमारा जो बेस है वो हमारी भाषा होती है। अब हम कहीं दूसरी कंट्री में जाएं तो अगर हम अपना इंट्रोडक्शन भी ना दें तो लोग हमें पहचान लेंगे हमारी भाषा से, क्योंकि हमारा ये मूल आधार है, हमारा ये बेस है। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति में भी सहायक होती है भाषा, क्योंकि हम भाषा से ही तो सीखते हैं। बुक्स में लैंग्वेज ही तो लिखी होती है जो हम पढ़ते हैं, तो ज्ञान प्राप्ति में भी सहायक होती है। भाई लैंग्वेज ही तो पढ़ते हैं, चाहे हिंदी में पढ़ रहे हैं चाहे इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, तो 2 ही लैंग्वेज ज़्यादातर हम देखने को मिलती है, इंग्लिश और हिंदी। चाहे हम जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, मैथ पढ़ रहे हो, सभी जगह लैंग्वेज देखने को मिलती है, तो ज्ञान प्राप्ति में भी सहायक होती है। भाषा क्या है? मानव सभ्यता संस्कृति की पहचान भी है। न लगा लेना यहाँ पे, क्या है? हमारी जो कल्चर है, हमारी जो सोसाइटी है, हमारी जो सिविलाइजेशन है, उसकी भी पहचान है। जैसे कि मेरी जो भाषा है, मैं अगर हरियाणा में चली जाऊँ तो मुझे पहचान लेंगे कि ये यूपी की है लड़की, है ना। या फिर हरियाणा वाले यहाँ आ जाएं तो उनको हम पहचान सकते हैं। तो हमारी सभ्यता की भी पहचान होती है, हमारी संस्कृति की भी पहचान होती है भाषा। ठीक है, आगे चलते हैं तो डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि किसने डेफिनेशन दी है। रामचंद्र शर्मा ने एक डेफिनेशन दी है। इनके अनुसार मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का वह समूह जिसके द्वारा मन की बात बताई जाए भाषा कहलाती है। यानी हमारे मन से जो शब्द निकलते हैं, जो वर्ड निकलते हैं, जो सेंटेंस निकलते हैं, उनका जो समूह है जिससे हम अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाते हैं, उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। ठीक है, स्वीट के अनुसार देखो, नाम भी कितना अच्छा है, स्वीट, है ना, स्वीट सही नाम है। तो इनके अनुसार क्या है? ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना। ध्वन्यात्मक क्या होता है? ध्वनि, यानी आवाज से जो हम शब्दों को प्रकट करते हैं। जैसे कि मैं बोल रही हूँ तो मेरी आवाज निकल रही है, मेरी ध्वनि आ रही है, तो ध्वनि से जो मैं अपने विचार प्रकट कर रही हूँ वो क्या है? भाषा है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आ रहा है ना? बिल्कुल। अब भाषा की प्रकृति एवं विशेषता, यानी इसका नेचर क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो नेचर भी पूछ सकता है, मैं नेचर लिख रही हूँ, ये प्रकृति है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक भी पूछ सकता है, तो जो भी पूछे आप इसी तरीके से लिख सकते हैं। और अगर सिंपल भी पूछ रहा है कि भाषा से आपका क्या आशय है और आगे क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसमें भी ये लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा भी हो जाएगा और आपका क्वेश्चन रिप्रेजेंट भी हो जाएगा अच्छी तरीके से।
तो भाषा की प्रकृति और विशेषता क्या है कि भाषा एक अर्जित संपत्ति है, पैतृक नहीं। ये सारी वैसे हेडिंग है, अगर हमें क्वेश्चन और भी बड़ा करना होता है तो इनकी हेडिंग में हम 2-2 लाइन लिख सकते हैं, यानी इन्हें लिख के और फिर 2-2 लाइन लिख सकते हैं कि भाषा क्या है, एक अर्जित संपत्ति है, पैतृक नहीं। यानी ये हमें, भाई हम जन्म से तो सीख के नहीं आते भाषा, माँ के पेट से कोई सीखता है भाषा, तो ये पैतृक नहीं है, ये क्या है, अर्जित है, यानी बाहर आके एक्वायर करते हैं हम क्या हैं, एक्वायर करते हैं, अर्जित करते हैं। अब घर में बोलते हुए देख रहे हैं लोगों को, तो एक्वायर कर लेते हैं, अर्जित कर लेते हैं, और फिर आगे जाके लर्न कर लेते हैं अगर हमें एडवांस में जाना है। ठीक है, भाषा एक वातावरणीय होती है, वंशानुगत नहीं होती, यानी एनवायरमेंट से आती है, ना कि हेरिडिटी से। भाई जीन से थोड़ी आती है, हैं? हमारे बाबा जी इंग्लिश बोलते थे या फिर हमारे घर में कोई भी एक इंसान इंग्लिश बोलता है, तो वंशानुगत ऐसा थोड़ी है कि जितने भी बच्चे आगे से होंगे वो इंग्लिश ही बोलेंगे, ऐसा थोड़ी है। जैसा उन्हें वातावरण मिलेगा वैसी वो भाषा बोलेंगे। तो ये क्या है, वातावरणीय है, यानी एनवायरमेंट से आती है। भाई अगर जैसे कि आप लोग हैं, आप लोग किसी फॉरेन कंट्री में, अमेरिका में चले जाएं, आप लोग हिंदी बोलते हैं, आपके घर में सब हिंदी बोलते हैं, लेकिन आगे की जो जनरेशन आएगी वो इंग्लिश बोल सकती है, क्योंकि उसे क्या मिलेगा, वातावरण मिलेगा, ऐसा है ना। थर्ड है, भाषा एक सामाजिक वस्तु है, यानी एक सोशल है भाषा, यानी सामाजिक वस्तु है, समाज में हम अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं भाषा के द्वारा। निरंतर अभ्यास के द्वारा अर्जित की जाती है, यानी बार बार हम शब्दों को बोलते हैं तो अर्जित हो जाती है। जैसे कि छोटा बच्चा होता है, उसे कोई सिखाता है भाषा कि भाई ये सीखो, या फिर इतने बड़े बड़े इतने ज़्यादा सेंटेंस तुम्हें सीखने हैं। छोटा बच्चा बोलना जब शुरू करता है, 2 साल का 1.5 साल का, तो वो क्या करता है, अर्जित करता है। घर में सबसे ज़्यादा बाबा का नाम बोला जा रहा है, पापा का नाम बोला जा रहा है, किसी मम्मी का नाम कुछ है, कुछ भी हो सकता है, सोनल वोनल कुछ भी हो सकता है, तो वो क्या है, अर्जित कर लेगा। जैसे और आवाज़ लगाएंगे ना उसे, उनकी मम्मी को, पापा को, तो ऐसे ही बच्चा अर्जित कर लेगा। तो वो क्या करता है, एक्वायर करता है। ठीक है, ये कठिनता से सरलता की ओर गमन करती है, यानी स्टार्टिंग में बहुत हार्ड होती है लैंग्वेज सीखना बच्चे के लिए, लेकिन धीरे धीरे उसे इजी लगने लगती है, वो इतना बोलने लगता है, बहुत बातें करने लगते हैं बच्चे। भाषा क्या है, एक सिस्टम है, क्योंकि इसके अंदर सिंबल्स भी होते हैं, फिनीम्स होती है, मॉर्फेम्स होते हैं, रूल्स होते हैं आगे जाके। तो ये पूरा क्या है, एक सिस्टम है। हम इसे निकाय का निकाय भी बोल सकते हैं, यानी सिस्टम्स और सिस्टम भी बोल सकते हैं। एक कौशल है, स्किल भी है, क्योंकि किसी किसी के अंदर ये कौशल इतना ज़्यादा होता है कि किसी किसी की लैंग्वेज इतनी प्यारी होती है कि सुनते ही जाओ। तो ये एक कौशल भी होता है कि किसी के अंदर बहुत ही अच्छा कौशल है, बहुत अच्छी स्किल है लैंग्वेज की, किसी के अंदर नहीं है। परिवर्तनशील भी होता है, चेंजेबल है। चेंजेबल कैसे है कि आज हम यहाँ हैं, मैं अभी एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कि हम दूसरी कंट्री में चले जाएं तो हमारी भाषा क्या है, चेंज हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो ये क्या है, चेंजेबल भी है। अभिव्यक्ति का एक साधन है, अपने आप को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने आप को किस तरीके से हम प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसका भी एक साधन है भाषा। ठीक है, नियमबद्ध व्यवस्था है, यानी रूल गवर्न सिस्टम है। इंग्लिश में अगर आपने देखा हो तो इसे हम बोलते हैं रूल गवर्न सिस्टम। ठीक है, यानी रूल्स पे बेस्ड है। भाई रूल्स तो इसके अंदर बहुत सारे होते हैं, साउंड्स है, फिनिम्स है, मॉर्फिम्स है, सिंटैक्स है, जैसे कि प्रेजेंट, परफेक्ट, एक्टिव, पैसिव, सारे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। तो रूल गवर्न सिस्टम है, बहुत सारे रूल्स इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, सभी भाषा एक दूसरे से अलग होती हैं, सही बात है। भाषा अपने क्षेत्र से संबंधित होती है। तो ये कुछ भाषा की प्रकृति और विशेषताएं हैं। आप जिस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसी तरीके से प्रेजेंट करेंगे। अगर क्वेश्चन कम में पूछा जा रहा है तो सिर्फ ये पॉइंट लिख देंगे, अगर क्वेश्चन आपको बढ़ाना है तो इनके अंदर 2-2, 3-3 लाइन लिख देंगे, तो आपके बहुत सारे पेज भी भर जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन में पूछा गया कि भाषा के विभिन्न आधारों का वर्णन कीजिए, तो कौन कौन से आधार होते हैं, तो निम्नलिखित पहलू पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। भाई आधार कौन से होते हैं, व्यक्तिगत भाषा या साधारण भाषा, जैसे कि हर व्यक्ति के बोलने का तरीका अलग होता है ना। मेरे बोलने का तरीका अलग है, बहुत से लोगों को मेरी भाषा अच्छी भी लग सकती है, बहुत से को मेरी भाषा बुरी भी लग सकती है। तो ये क्या है, व्यक्तिगत भाषा है। तो भाषा क्या है, यह भाषा का व्यक्तिगत स्तर है, जिसमें व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को प्रकट करने के लिए उपयोग करता है। यानी हम अपनी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, हमें कोई भी सामान चाहिए होता है, ये किस तरीके से हमें अपनी बात रखनी है, अपनी जो आवश्यकता है, अपनी जो नीड है उसे प्रकट करने के लिए हम अपनी भाषा का उपयोग करते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, शब्द भी होते हैं, वाक्य भी होते हैं, भाषाई संकेत भी होते हैं। बहुत बार हम हाथों से भी संकेत करते हैं कि वो सामान पकड़ाना, ऐसे उंगली से करते हैं। अब मैंने कैमरा तो ऑन किया नहीं हुआ है। और अभिव्यक्ति के रूप में अनेक तत्व शामिल होते हैं, यानी हमें किस तरीके से प्रेजेंट करना है, बहुत सारे तत्व शामिल होते हैं। बहुत बार आंखों से ही इशारा कर देते हैं हम और सामने वाले समझ जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, साधारण भाषा है या व्यक्तिगत भाषा है। सामाजिक भाषा है,
और क्या आधार है इसके? सामाजिक भाषा है, यानी ये भाषा व्यक्ति के सामाजिक संदर्भों में उपयोग होती है, सोशल कंटेक्स्ट में उपयोग होती है, यानी हमारे समाज में, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं। तो यद्यपि मानव व्यक्ति की सामाजिक भाषा के लिए परिभाषा विभिन्न संदर्भों से थोड़ी भिन्न हो सकती है, लेकिन इसका महत्व मानवीय संबंध और सामाजिक जीवन के लिए प्रमुख है। ठीक है, संवाद में काम आती है, यानी संवाद भी आधार है। भाषा के आधार पूछे ना तो संवाद है कि भाई और क्या हो सकता है भाषा का बेस, तो भाई जो हमारी कम्युनिकेशन होती है जिसे हम संवाद बोलते हैं हिंदी में, तो भाषा संवाद का महत्वपूर्ण मुख्य माध्यम है। यानी सबसे ज़्यादा हम भाषा को कहाँ यूज़ करते हैं? अपनी बातचीत करने में, कम्युनिकेशन करने में। इससे क्या होता है? इसके माध्यम से लोग अपने विचारों को, भावनाओं को, ज्ञान और अनुभव को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, अपने विचारों को साझा करते हैं, अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं, अपनी नॉलेज को शेयर करते हैं, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं कम्युनिकेशन के माध्यम से। इसके बिना संवाद का अभाव हम एक दूसरे से संवादित नहीं होने देते और सामाजिक बंधनों में गाढ़ी स्थापना नहीं कर पाते। यानी अगर संवाद ना हो, कम्युनिकेशन ना हो, तो हम अपने विचारों को ही ना बता पाएँ, ना नॉलेज शेयर कर पाएँ, ना कुछ भी नहीं कर पाएंगे हम। ठीक है, तो संवाद भी इसका एक आधार है। संगठन भी है, संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशनल तरीके से भाषा सामाजिक संगठन का महत्वपूर्ण अंग है। यानी हम कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं चीज़ों को, जैसे कि यह लोगों को समूह बनाने, संगठन करने और सामूहिक कार्य करने और सामूहिक निर्णय लेने में क्षमता प्रदान करते हैं। यानी बहुत सारे लोगों का ग्रुप अगर बन रहा है तो सबके विचार एक दूसरे से क्लैश कर सकते हैं, एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, और ये सारे मिलके भी हम कुछ ना कुछ डिस्कशन करके कुछ ना कुछ निर्णय निकाल लेते हैं किसी भी प्रॉब्लम का, या फिर एक साथ निर्णय ले सकते हैं। तो इसकी क्षमता भी इसके अंदर होती है। संगठनात्मक भाषा का उपयोग करके लोग संगठनों, संघों, सरकारी निकायों, व्यापारिक संस्थाओं, शैक्षणिक संस्थाओं आदि में सहयोग करते हैं। यानी ग्रुप में लोग डिसीजन लेते हैं। आप जैसे कि कोई भी गवर्नमेंट को डिसीजन लेना हो तो कोई भी एक बंदा थोड़ी ना डिसीजन लेता है, कैसे लेते हैं? संगठन में लेते हैं। इतने सारे लोगों की कमेटी बैठेगी तब जाके किसी निर्णय पे पहुंचते हैं, है ना। तो कैसे बैठते हैं? संगठन में बैठते हैं, पूरी टीम में बैठते हैं। आदान प्रदान करना, ये भी इसका आधार है कि भाषा क्या है? आदान प्रदान करने का काम करता है। हमारे विचारों को आदान प्रदान करना, यानी हमारी फीलिंग्स को, हमारे ज्ञान को, हमारी नॉलेज को, हमारी इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान करने का ये माध्यम है। लोग क्या है? भाषा के माध्यम से विभिन्न जानकारी और विचारों को साझा करते हैं। यानी लैंग्वेज के द्वारा ही तो हम अपनी इन्फॉर्मेशन को साझा करते हैं। जैसे कि मैं हूँ, मैं अपने विचारों को या फिर मैं आप लोगों के साथ जो थोड़ा बहुत शेयर करती हूँ, ये कैसे करती हूँ? भाषा के माध्यम से, है ना। जिससे ज्ञान का विस्तार होता है, जो नॉलेज है वो बढ़ती भी है और समृद्ध सामाजिक आवेदन होता है। इसके माध्यम से मनुष्य नई विचारधाराएं प्राप्त करता है, यानी नए नए थॉट्स भी आते हैं। अन्य के अनुभव से सीखता है। जैसे कि मैं आप लोगों से बहुत कुछ सीखती हूँ, तो आप लोगों के अनुभव से मैं सीखती हूँ और समुदाय की समृद्धता और विविधता का आनंद लेते हैं। यानी हमारा जो समूह बना हुआ है, जो हमारा चैनल है कॉलेज विद भावना, तो इससे मैं बहुत ज़्यादा सीखती हूँ। आप लोग इतने संख्या में मेरे साथ जुड़े हैं, आप लोगों से सीखती हूँ और इसका आनंद भी उठाती हूँ। ठीक है, मज़े भी आते हैं, खुश भी होती हूँ। फोर्थ है सामाजिक और राजनीतिक संरचना। सामाजिक और राजनीतिक संरचना यानी भाषा सामाजिक और राजनीतिक संरचनाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लोगों के बीच संघर्ष, सहमति, विपरीत मतभेदों को सुलझाने, नीतियों को स्थापित करने और समृद्धता वाली संबंधों का निर्माण करने में मदद करते हैं। यानी अगर राजनीतिक तौर पे देखा जाए तो अगर क्लैशेज हो जाए, कुछ ना कुछ द्वंद्व हो जाए, कन्फ्लिक्ट हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो उसे कैसे सुलझाएंगे? हम भाषा से ही तो सुलझाएंगे। अगर हमें किसी की सहमति लेनी हो तो भी हम भाषा के द्वारा लेंगे। ठीक है, संघर्ष कोई करना हो तो भी भाषा के उससे करेंगे। संघर्ष यानी बातचीत करनी हो, क्लैशेज करना हो। तो राजनीतिक भाषा के माध्यम से लोग क्या हैं? नीतिगत मामलों पर विचार विमर्श करते हैं। यानी कोई हमें पॉलिसी लेके आनी हो या फिर गवर्नमेंट को कोई भी काम करना हो तो लोग क्या है? सारे जितने भी राजनेता हैं वो सारे विचार विमर्श करेंगे, बातचीत करेंगे। किसके द्वारा? भाषा के द्वारा। तो भाषा इनकी माध्यम हुई। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दृष्टिकोण व्यक्त करते हैं और सार्वजनिक नीतियों के प्रभाव को महसूस करते हैं। ठीक है, साहित्य और कला भी आधार है। तो भाषा साहित्य और कला का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके द्वारा लोग अपनी भावनाओं, अनुभव और कल्पना और सृजनात्मकता को व्यक्त करते हैं। यानी साहित्य जैसे कि चैप्टर लिटरेचर पूरा होता है, कोई भी कला है तो उससे क्या है?
ये भी एक भाषा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इससे लोग अपनी भावनाओं, फीलिंग्स, अपने एक्सपीरियंस, अपने इमेजिनेशन, अपनी क्रिएटिविटी को व्यक्त करते हैं। साहित्य, काव्य, कहानी, नाटक, गीत, चित्रकला, संगीत आदि भाषा के माध्यम से स्थापित होता है। अब जैसे कि कोई गाना गा रहा है, संगीत की बात कर लेते हैं, कोई भी हमें नया सॉन्ग लॉन्च हो रहा है तो उसमें भी भाषा ही यूज़ होती है। उसका जो बेस है, उसका जो आधार है गाने का, संगीत का, वो क्या है? लैंग्वेज है। अगर भाषा ही ना हो, हिंदी भाषा ना हो, तो फिर गाना कैसे बनेगा? इंग्लिश भाषा में बनेगा। वो किसी को अच्छा लगेगा नहीं ना। तो कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। उसका आधार क्या है? हमारी भाषा है। ठीक है। इनके माध्यम से हम समाज की सांस्कृतिक विरासत को संजीवनी देते हैं, सामाजिक मुद्दों को प्रकट करते हैं और अद्वितीय मानवीय अनुभव को साझा करते हैं। ठीक है। टोटल देखा जाए ओवरऑल तो भाषा क्या है? मानवीय जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यानी मानव जीवन में, हमारे जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि इसके माध्यम से हम अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं, अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं, नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंस को साझा करते हैं, जित समूहों, संगठनों, राष्ट्र और संस्थाओं के साथ संवाद स्थापित करते हैं। यानी इनके साथ अगर हमें कोई भी डिस्कशन करना हो, ग्रुप में डिस्कशन करना हो तो भी भाषा से करेंगे, कोई भी टीम अगर डिस्कशन कर रही है तो भी भाषा से ही करेगी। तो ये क्या है? सामरिकता, सहयोग, बौद्धिक विकास यानी हमारा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, साहित्यिक और कलात्मक रंगभूमि और सामाजिक एकीकरण की साधना करती है। भाषा हमारे संबंधों, संगठनाओं, सामाजिक संरचनाओं और साहित्यिक कलात्मक धाराओं का मूल आधार है। यानी हर चीज़ का एक तरीके से बेस है, देखा जाए तो मूल आधार है। ठीक है। जो भी हम अपने डेली रूटीन में करते हैं, चाहे हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं, चाहे अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं, नॉलेज को, इन्फॉर्मेशन को अपनी शेयर करते हैं, अपना अनुभव किसी के साथ शेयर कर रहे हैं, किसी का अनुभव हम ले रहे हैं, तो कैसे लेते हैं? भाषा के माध्यम से। ठीक है। तो होपफुली ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा कि भाषा क्या है, कहाँ काम आती है, क्या इसका नेचर यानी क्या इसकी प्रकृति है, क्या इसकी विशेषताएं हैं। अब भाषा एक कला का काम करती है। भाई कला ही तो है, एक स्किल है, एक कौशल है, एक कला है। अगर देखा जाए तो कला कैसे है, तो इसके बारे में देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है शॉर्ट में, शायद 2018 या 19 में पूछा गया है। तो जब पूछा गया है तो हम पढ़ेंगे, क्योंकि बुक में क्वेश्चन नहीं दिए होते, आपको सिर्फ दिया होगा कि पहले भाषा के बारे में लिख देंगे, फिर उसके नेचर लिखेंगे यानी उसकी प्रकृति लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे, उसके टाइप लिखेंगे, तो वो तो पूरा चैप्टर बनाया जाता है। लेकिन हमें किस तरीके से थोड़ा सा ध्यान क्वेश्चंस पे भी देना है कि क्वेश्चंस का क्या आंसर बन सकता है ना। तो भाषा एक कला है और वैसे भी आपको कंटेंट तो सभी जगह मिल सकता है, लेकिन क्वेश्चन की फॉर्म में बहुत कम मिलता है, क्योंकि एक तो इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। आप कह रहे थे क्लास ले आओ, बहुत टाइम लगता है जब हम क्वेश्चंस को इकट्ठा करते हैं। वैसे तो मैं भी करा देती डायरेक्ट, चलो कोई बात नहीं। भाषा एक कला है, तो इसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि भाषा वास्तव में एक कला है, यानी एक आर्ट है। अगर देखा जाए, आपने देखा होगा कि 10 लोग बैठे हैं तो 10 लोगों की अलग ही आर्ट होती है। मैं बोल रही हूँ, दूसरा बोल रहा है, तीसरा बोल रहा है, तो इतना प्यारे प्यारे बोलते हैं लोग, तो वो क्या है? कला ही तो है, एक आर्ट ही तो है। तो भाषा की जो स्थापना है, भाषा का विकास और उपयोग में आर्टिस्टिक दक्षता और रचनात्मकता की महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी आर्टिस्टिक कुछ ना कुछ अलग से ही होता है, आर्टिस्टिक दक्षता और कुछ ना कुछ रचनात्मकता, क्रिएटिविटी की महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी हर कोई कुछ ना कुछ क्रिएटिव बोलता है, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी सभी के अंदर होती है, तो इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसे कला के रूप में देखने के लिए निम्नलिखित कारण है। क्या है? रचनात्मकता, जो भाषा की क्रिएटिविटी है, जो भाषा की क्रिएटिविटी है। तो भाषा क्या है? भाषा का उपयोग एक रचनात्मक प्रक्रिया के रूप में होता है। अब जैसे कि लिखने की बात कर लेते हैं, किसी किसी की राइटिंग इतनी अच्छी होती है, या फिर किसी किसी की जो वर्ड पावर होती है, जो शब्दों की क्षमता होती है, वो इतनी अच्छी होती है, अलग ही होती है, यूनिक होती है। कि कोई आप किसी से बोलिए कि इस टॉपिक पे आपको निबंध लिखने, अब जैसे कि यूपीएससी मान लो, तो वहाँ पे जो मेंस का पेपर होता है, तो लिखने की तो क्षमता देखी जाती है, तो उस भाषा की कला ही तो देखी जाती है कि सामने वाला अपने विचारों को कैसे प्रकट कर रहा है ना, किस तरीके से लिख रहा है। तो ये क्या है? एक रचनात्मक प्रक्रिया के रूप में होती है। शब्द, वाक्य, रचनात्मक तत्वों का उपयोग करके हम अपने विचारों, अभिव्यक्तियों और भावना को संरचित और रचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करते हैं। अब जैसे कि आप लोग ही हैं, अब कुछ लोग बीएड में क्या है 90, 80, 85% तक, 88 तक, 89 तक लेके आएंगे, ठीक है। कुछ लोग क्या है 60 भी लेके आएंगे, कुछ 70 भी लेके आएंगे। वाकई लिख के तो ये वाले इंसान भी आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं, ये वाला भी आ रहा है, लेकिन वो क्या है अपने विचारों को, अपनी अभिव्यक्तियों को, अपने भावनाओं को, यानी जो थॉट माइंड में आ रहे हैं उन्हें किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, वो रचनात्मकता होती है, वो क्रिएटिविटी होती है,
ठीक है। इस प्रक्रिया में अद्यावधिक नवीनता, सुंदरता, रचनात्मकता और समर्पण की आवश्यकता होती है। यानी क्या हम नए वर्ड्स ऐड कर रहे हैं कि सुंदरता के साथ हम उन शब्दों को लिख रहे हैं। सुंदरता का मतलब ड्राइंग नहीं कह रही कि मैं ड्राइंग से लिखेंगे, सुंदरता यानी शब्दों को किस तरीके से हम प्रेजेंट कर रहे हैं, क्या नया कर रहे हैं, किस समर्पण के साथ लिख रहे हैं। तो इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है कुछ भी अगर हमें रचनात्मक लिखना है तो। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है रंगभूमि और व्यंजन। तो भाषा एक कला कैसे, क्योंकि इसमें हम बहुत सारे व्यंजन भी यूज करते हैं। तो भाषा एक रंगभूमि के रूप में काम करते हैं जहाँ वचन, विराम चिन्ह, स्वर, ताल, उच्चारण, वाक्य रचना, रस, अलंकार, अपभ्रंश आदि जैसे भाषाई तत्वों का उपयोग होता है। इन्हीं से ही तो भाषा सुंदर बनती है कि हमें कहाँ कॉमा लगाना है, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना है, कहाँ हमें अंडरलाइन करनी है। अब हमें जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हेडिंग क्या है, हम अंडरलाइन करते हैं। तो ये क्या है, ये सुंदरता है भाषा की। ठीक है, रंगभूमि की तरह काम करती है। इसमें बहुत सारे तत्व हैं, कोई अंडरलाइन करेगा, फिर आगे इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो इन तत्वों के साथ खेलना और उन्हें रचनात्मक रूप से प्रयोग करना एक कलात्मक प्रक्रिया, एक कला है। ठीक है, जिससे अद्वितीय और रंगभूमि, भूपी नहीं है ये भूमि है, व्यक्तित्व बनाया जा सकता है। ठीक है, व्यंजनात्मक यानी हम व्यंजनों का भी यूज करते हैं जिसमें शब्दों के अलावा उच्चारण यानी जो बोलना होता है, ताल, स्वर, ध्वनि, रिदम, बोली, भावना आदि जैसे तत्वों का महत्वपूर्ण योगदान है। यानी अगर हमें बोलना हो तो हम उसमें व्यंजनों का प्रयोग करेंगे। अब बोलने की कला, जैसे कि कोई इतना प्यारा बोलता है, कितना अच्छा बोलता है, तो वो क्या है, व्यंजनों की कला है, व्यंजनात्मक है वो, उनके व्यंजन बहुत अच्छे हैं। एक कलाकार की तरह भाषा का उपयोग उच्चारण, ताल, वाद्य, अंग्रेजी, अपभ्रंश और शास्त्रीय लोक गायन, कविता, कहानी, नाटक और अन्य विभिन्न आदान प्रदान के माध्यम से अर्जित किया जा सकता है। ठीक है, फोर्थ है सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी। अच्छा, ये रचनात्मक था, ये सृजनात्मकता है। सृजनात्मकता क्या है, भाषा सृजनात्मक होती है क्योंकि भाषा के माध्यम से हम नए शब्द, वाक्य, कविता, कहानी, नाटक, गीत, अन्य रचनात्मक तत्वों का सृजन करते हैं। ठीक है, सृजना यानी सृजनात्मक, कुछ भी सजाना। भाषा के माध्यम से हम अपनी विचारधाराओं को आदान प्रदान करते हैं, अनुभवी को वर्णन करते हैं और व्यक्तिगत और सामाजिक रूप से अपनी पहचान का निर्माण करते हैं। इसके माध्यम से हम रचनात्मकता का आनंद लेते हैं कि हर कोई यूनिक होता है, कुछ ना कुछ नया ही बोलता है, कुछ इनोवेट करता है, अपनी संस्कृति और भाषा के माध्यम से समाज को प्रभावित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है ये शायद 2019 में या 20 में पूछा गया है। 20 का तो पेपर नहीं मिला किसी को भी, 20-21 में प्रमोट हुए थे कोरोना की वजह से, तो 22 का ही पेपर सभी को मिल पाया है। 22 है, 18 है, 19 है। तो जीवन में मातृभाषा का महत्व प्रतिपादित कीजिए। तो इसमें हम मातृभाषा के बारे में लिख सकते हैं, थोड़ा बहुत भाषा के बारे में लिख सकते हैं। हिंदी के प्रचार व प्रसार में बाधक तत्व कौन कौन से हैं, इस संदर्भ में राष्ट्रहित में क्या प्रयास किए जा रहे हैं, विस्तार पूर्वक बताइए। ठीक है, देखो क्वेश्चन अगर नहीं भी आ रहा है तो बना के भी लिख सकते हैं कि भाई हमारी जो लाइफ है उसमें मातृभाषा का क्या उपयोग है। तो मातृभाषा हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति है, हमारा गौरव है और हमारा प्रतीक होता है, हमारी जो सिविलाइजेशन, हमारी जो सभ्यता होती है उसकी पहचान है। तो जो हमने भाषा के बारे में पढ़ा वही सेम मातृभाषा है। ठीक है, और इसके प्रचार प्रसार में बाधक तत्व कौन से हैं कि हम हिंदी को भूलते जा रहे हैं, कहीं भी हमें प्राइवेट सेक्टर में जाना हो तो हम इंग्लिश को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम इंग्लिश मीडियम हमारा होता जा रहा है, इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस हो रहा है तो हम हिंदी को भूलते जा रहे हैं। राष्ट्रहित में क्या प्रयास किए जा सकते हैं, तो प्रयास ये किए जा सकते हैं कि भाई जैसे कि हिंदी दिवस है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, और इस तरीके के जो प्रोग्राम हैं उन्हें हम कर सकते हैं। और क्लासेस में एक्स्ट्रा हिंदी के पीरियड लगाएं या फिर प्रचार प्रसार ज़्यादा कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो के माध्यम से पढ़ा सकते हैं। इसी तरीके के प्रयास किए जा सकते हैं, बहुत सारे सेमिनार कर सकते हैं हिंदी को लेके कुछ भी। तो पढ़ते हैं, मातृभाषा मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण मातृभाषा मानव जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यानी हमारी लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी जो मदर टंग होती है, क्योंकि मदर टंग हमारा बेस होता है। अब जैसे कि हमें इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है तो हम क्या किसके बेस पे सीखते हैं, अपनी मदर टंग के बेस पे सीखते हैं। जैसे कि टेंस ही हमें सीखने होते हैं तो हम पूछते हैं कि ये थोड़ा सा सिंपल वे में बताइए, थोड़ा सा सिंपल तरीके से बताइए। तो क्यों कहते हैं, जिससे कि हमारी मातृभाषा से टच करती हुई निकले दूसरी लैंग्वेज और हमें वो अच्छी तरीके से समझ आ जाए। तो हमारी जो मातृभाषा है वो हमारी पहचान होती है, हमारी संस्कृति होती है, हमारी आत्म गौरव का प्रतीक होती है। ठीक है,
भाई हमारी जो कल्चर है उसकी भी पहचान है हमारी मातृभाषा, और हमारी खुद की भी पहचान होती है। यह हमें अपनी विचारधारा, भावनाएं और अनुभव को सटीकता और समृद्ध के साथ व्यक्त करने की सामर्थ्य प्रदान करती है। यानी अपने विचारों को हम आदान प्रदान करते हैं, अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, तो उसे जो हम व्यक्त करते हैं उसकी सामर्थ्य हमें कौन प्रदान करती है? मातृभाषा। ठीक है। हिंदी के प्रचार और प्रसार में कुछ बाधक तत्व हैं, जैसे कि हिंदी बाध्यता। कैसे है कि कुछ क्षेत्रों में लोगों को अपनी मातृभाषा का प्रयोग करने पर शर्मिंदगी का महसूस होता है, यानी शर्म आती है। अब शर्म की बात यह है कि बहुत जगह अगर इंग्लिश का ही एनवायरनमेंट हो और वहाँ हिंदी वाले लोग चले जाएं तो उन्हें खुद को ही गिल्ट फील होता है कि भाई हमें इंग्लिश नहीं आती, तो शर्मिंदगी इस वजह से आती है। उसमें सभी की गलती होती है, ऐसा नहीं है कि बोलने वाले या सुनने वाले की गलती है, वो एनवायरनमेंट इस तरीके का होता है कि शर्मिंदगी महसूस होती है, या उन्हें विदेश भाषाओं का प्रयोग को श्रेष्ठ माना जाता है, यानी फॉरेन लैंग्वेज को श्रेष्ठ माना जाता है। अब वही इंग्लिश की बात है कि अगर हम कहीं भी जा रहे हैं प्राइवेट फील्ड में, तो हमें हिंदी को यूज़ करने में शर्मिंदगी महसूस होती है। हम वहाँ पे कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं? विदेशी भाषा, इंग्लिश यूज़ करेंगे। इससे हिंदी के प्रचार और प्रसार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो ये क्या करता है? एक ऑब्स्टिकल की तरह काम करता है, एक बाधा की तरह काम करता है। ठीक है। भाषा के प्रयोग की सीमाएं क्या हैं? कुछ क्षेत्रों में अधिकाधिक और व्यावसायिक माध्यम में हिंदी के प्रयोग पर सीमाएं होती हैं, यानी जो हमारा ऑक्यूपेशनल फील्ड होता है वो यही जो अभी मैं बता रही हूँ, जॉब के लिए अगर हम कहीं भी जा रहे हैं तो वहाँ पे लिमिट्स होती हैं कि आपको इतनी ही हिंदी यूज़ करनी है, ज़्यादा फोकस आपका इंग्लिश पे रहना चाहिए। कहीं भी इंटरव्यू में आप बैठे हैं तो वहाँ फोकस रहता है, जो ओरिएंटेड रहती है वो हमारी इंग्लिश ओरिएंटेड रहती है, यानी इंग्लिश की तरफ हम ज़्यादा झुके हुए रहते हैं। इससे लोगों को अपनी मातृभाषा का प्रयोग करने में कठिनाइयाँ आ सकती हैं। ठीक है, तो ये भी एक ऑब्स्टिकल की तरह काम करता है। और भी बहुत सारे आप इसी तरीके के लिख सकते हैं। हम कहीं भी बाहर जाते हैं, बहुत बार हम घूमने जा रहे हैं या फिर किसी फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं, तो वहाँ भी हमें इस तरीके की चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। अब राष्ट्र हित में कुछ प्रयास किए जा सकते हैं। क्या प्रयास किए जा सकते हैं? कि हिंदी के माध्यम से प्रचार हो सकता है, यानी शिक्षा के माध्यम से प्रचार हो सकता है, कि हिंदी के प्रचार और प्रसार को सुधारने के लिए शिक्षा प्रणाली में सुधार करने की ज़रूरत है। सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में हिंदी के प्रयोग पर ध्यान देना चाहिए और उच्चतर शिक्षा के स्तर पर हिंदी में पाठ्यक्रम और अध्ययन सामग्री को मजबूत किया जाना चाहिए। अब जैसे कि पब्लिक स्कूल हैं, 11th-12th में जाके हिंदी बंद हो जाती है, हिंदी होती नहीं है। जैसे कि हमारे पास थी, मेरे पास 10th क्लास तक हिंदी थी, फिर हिंदी मिली ही नहीं, 11th-12th में भी नहीं मिली, ग्रेजुएशन में भी नहीं मिली, फिर उसके बाद बीएड में, तो हिंदी फिर छूटती ही चली गई। तो इसमें किसकी कमी है? प्रशासन की कमी है, हमारी तो है नहीं। बच्चों को तो जो भी सब्जेक्ट ऑफर किए जाएंगे वही तो वो लेंगे। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? हिंदी का प्रचार प्रसार बढ़ा सकते हैं, हिंदी पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। स्कूल और कॉलेजों में हिंदी को एज अ कोर्स लगा सकते हैं और साइड बाय साइड एक बुक और लगा सकते हैं। अगर साइंस का भी बच्चा है तो भी उसके लिए हिंदी हम कंपलसरी कर सकते हैं, चाहे कॉमर्स का बच्चा है उसके लिए भी हम हिंदी कंपलसरी कर सकते हैं। ग्रेजुएशन लेवल पे भी हम हिंदी को ऐड कर सकते हैं एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये कदम उठाए जा सकते हैं। साहित्य, कला और सांस्कृतिक प्रदर्शन कर सकते हैं। तो हिंदी के प्रचार और प्रसार को बढ़ावा देने के लिए साहित्य, कला और सांस्कृतिक प्रदर्शन आयोजित किया जा सकता है। कवि सम्मेलन हो सकते हैं, काव्य गोष्ठी, नाटक प्रस्तुति, कविता पाठ, संगीत कार्यक्रम और विभिन्न कला संगठन के आयोजन में हिंदी को महत्वपूर्ण स्थान दिया जा सकता है। जैसे कि कोई भी प्रोग्राम हो रहा है तो ज़्यादा हमारा जो झुकाव रहना चाहिए वो हिंदी की तरफ हो। कवि सम्मेलन हो सकते हैं, कविताएं बोल रहे हैं तो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इंग्लिश को ऑप्ट ना करके वहाँ पे कविताएं सुनाएं बच्चे, कविता नाटक प्रस्तुत कर सकते हैं, कोई भी हिंदी को लेके कोई भी पाठ बता सकते हैं, संगीत कार्यक्रम कर सकते हैं। ठीक है, अब संगीत का मतलब ये नहीं कि रैप वहाँ पे सुनाएं या इंग्लिश के सॉन्ग सुनाएं, मतलब है कि हिंदी का हमें प्रचार प्रसार करना है। थर्ड है डिजिटल माध्यम का उपयोग भी हम कर सकते हैं। अब जैसे कि इतने सारे चैनल्स हैं, अगर सभी लोग मिलके हिंदी को आगे बढ़ाएं तो शायद थोड़ी सी बढ़ जाए। ठीक है, लेकिन हमारा क्या फोकस रहता है? इंग्लिश पे फोकस रहता है, और वो भी हमारी गलती नहीं है, वो इस वजह से रहता है क्योंकि अगर हम प्रोडक्टिव क्षेत्र में जाएंगे, कहीं भी हम जॉब लेने के लिए जाएंगे तो वहाँ फोकस रहता है इंग्लिश पे। ठीक है, तो इसीलिए सबका फोकस इंग्लिश पे रहता है। इंग्लिश कहीं भी इंटरव्यू में अगर बैठते हैं तो वहाँ हिंदी, अगर आप टोटली हिंदी बोल रहे हैं तो आपके जो सिलेक्शन के चांस हैं वो बिल्कुल घट जाते हैं।
डिजिटल माध्यम का प्रयोग, इंटरनेट और डिजिटल माध्यम के विस्तार पूर्वक उपयोग करके हिंदी के प्रचार प्रसार को बढ़ावा दिया जा सकता है, जैसे कि वेबसाइट के थ्रू, ब्लॉग के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, ऑनलाइन कोई भी इंफॉर्मेशन दे के, ऐप्स के माध्यम से हिंदी को प्रचारित किया जा सकता है, यानी बढ़ाया जा सकता है, प्रचार किया जा सकता है। इसके अलावा ऑनलाइन भाषा सीखने के प्लेटफॉर्म के विकास और ऑनलाइन हिंदी संदर्भ उपलब्ध कराने में भी प्रयास किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है माध्यम में समर्पण। तो विभिन्न माध्यमों और संगठनों को हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए समर्पित किया जा सकता है, जैसे कि सरकार है, जनसंचार मंत्रालय है, एकाडमिक संस्थान है और मीडिया संगठन ऐसे कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं जो हिंदी को प्रचारित करते हैं। यानी गवर्नमेंट भी इस तरीके के कदम उठा सकती है कि जहाँ पे हिंदी का प्रचार किया जा सके, तो हिंदी की महत्ता को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, हिंदी के प्रयोग का संवर्धन कर सकते हैं, जैसे कि सरकारी कार्यालय होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं, कोई भी कंपनी है, निजी कंपनी, जो प्राइवेट कंपनी होती हैं, बहुत सारे संगठन हैं, वो भी हिंदी की प्रचार प्रसार कर सकते हैं। हिंदी में कार्य निर्देश, अगर इंस्ट्रक्शन देने हो तो वो भी हिंदी में दें, कोई भी कोलाबोरेशन करना है तो वो भी हिंदी में करें। पत्रों और एकाधिक दस्तावेज के लिए शब्दावली और सामरिक प्रक्रियाओं का विकास किया जा सकता है। संघर्ष, संगठन और आंदोलन, तो हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए क्या हो सकता है, संघर्ष, संगठन और भाषा संरक्षण आंदोलन की स्थापना की जा सकती है। इन संगठनों का उद्देश्य होता है कि हिंदी की महत्ता को जागृत करना, लोगों में हिंदी का प्रयोग समझाना और उन्हें हिंदी के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना कि हिंदी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ की जाए। हिंदी के लिए स्थानीय माध्यमों का समर्थन कर सकते हैं, हिंदी भाषा के संगठनों का समर्थन कर सकते हैं, यानी जो हिंदी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं उन्हें भी थोड़ा सा कोऑपरेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हिंदी भाषा की वैज्ञानिकता व संपन्नता पर एक निबंध लिखना है। ये निबंध लिखने के लिए आया था, एक बार थोड़ी सी रीडिंग कर लेते हैं। इसकी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगी, आप बाद में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, हिंदी भाषा की वैज्ञानिकता और संपन्नता पर क्या है बात, तो हिंदी भाषा एक बहुत ही समृद्ध और वैज्ञानिक भाषा है। ठीक है, जो भारतीय भाषाओं में सबसे अधिक बोली जाती है। हमारे देश में सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है, बोली तो और भी लैंग्वेज आती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज़ होती है वो हिंदी होती है। इस भाषा को वैज्ञानिकता और संपन्नता की दृष्टि से देखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भाषा न केवल एक गहन साहित्य इतिहास के साथ आती है, बल्कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है, यानी साइंस और टेक्नोलॉजी में भी एक अपना इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। ठीक है, हिंदी भाषा की वैज्ञानिकता का पहला पहलू विज्ञान और प्रौद्योगिकी के शब्दावली से है, यानी जो वर्ड्स हैं साइंस में यूज़ होते हैं, टेक्नोलॉजी में यूज़ होते हैं, तो इसकी सबसे पहल वही है। यह भाषा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए नए आविष्कार और तकनीकी विषय के लिए नए शब्द की रचना करती है। यानी अगर नए वर्ड्स कोई भी आ रहे हैं साइंस में या टेक्नोलॉजी में, तो वो हिंदी की वजह से आते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए उपकरण, तकनीकों, यूनिटों, प्रयोगशाला और संगणकों के लिए हिंदी में उपयोग होने वाले शब्द निर्माण किए जाते हैं। इससे हिंदी भाषा न केवल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सक्रिय रूप से उपयोग होती है। ठीक है, सक्रिय रूप से उपयोग होने के साथ साथ यह नए शब्दों के संबंध में सूचना प्रदान करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लेखों, पत्रिकाओं और पुस्तकों का अनुवाद भी करती है। देखो, जैसे कि बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं साइंस में, तो बहुत सारे वर्ड जो हैं हिंदी के भी यूज़ होते हैं, वैसे इंग्लिश के भी होते हैं, लेकिन हिंदी के भी बहुत सारे वर्ड होते हैं यूज़। इसके अलावा हिंदी भाषा में वैज्ञानिक शोध, यानी कोई भी साइंटिफिक रिसर्च हो रही है, कोई भी लेटर लिखा जाता है, तो इसे वैज्ञानिक समुदाय के ज्ञान में विपणन होती है। ठीक है, हिंदी भाषा की संपन्नता का दूसरा पहलू साहित्यिक और विचारशीलता के क्षेत्र में है, यानी लिटरेचर और थिंकिंग के। यह भाषा एक विविधतापूर्ण साहित्यिक धरोहर के साथ आती है, जिसके अंदर क्या है, जिसमें काव्य, कहानी, नाटक, उपन्यास, लेख, गद्य और विचारशील लेख होते हैं। इसे लोग अपने अभिव्यक्ति का माध्यम बनाकर, यानी अपने प्रेजेंटेशन का मीडियम बनाकर विभिन्न मुद्दों, सामाजिक मुद्दों और मानसिक विचारों को समझाते हैं। हिंदी भाषा के माध्यम से लोग अपने जीवन के तत्वों, संवेदनाओं और अनुभव को सुंदरता के साथ व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, यानी अपनी बात अगर रखनी हो तो इसके द्वारा हम रख सकते हैं। हिंदी भाषा की वैज्ञानिकता और संपन्नता न केवल वैज्ञानिक समुदाय के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि समाज के लिए भी महत्वपूर्ण है। सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय मानसिकता के विकास के लिए भी अनिवार्य है। हिंदी भाषा में विज्ञान और साहित्य का संगम होने से लोगों में अधिक समझदार, विचारशील और समस्याओं को समझने की क्षमता विकसित होती है। यानी अगर हमें कोई भी लड़ाई झगड़ा हो रहा हो या फिर कोई भी क्लैशेस हो रहे हो, कोई भी समस्या हो, तो उसे हम एज़ कम्पेयर टू अदर लैंग्वेज हिंदी में बहुत अच्छी तरीके से सुलझा लेते हैं, है ना।
कोई भी घर में झगड़ा हो जाए तो इंग्लिश में थोड़ी ना सुलझाएंगे उसे, कैसे सुलझाएंगे? हिंदी में। तो ये क्या है, संगम होने के लोगों को अधिक समझदार, विचारशील और समस्याओं को समझने की क्षमता विकसित होती है। इससे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारे देश के युवाओं को नई और आविष्कारिक सोच का संचार होता है। ठीक है। साथ ही हिंदी भाषा के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी की जानकारी को सामान्य जनता तक पहुंचाने के लिए सांख्यिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सामान्य शब्दों का उपयोग होता है और यह उन्हें आपसी वार्तालाप में भाग लेने, अपनी सोच को व्यक्त करने और सशक्तिकरण की भावना को समझने की क्षमता प्रदान करता है। ठीक है, आगे भी पढ़ सकते हैं इसी तरीके से। इस संदर्भ में राष्ट्रहित के प्रति हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण प्रयास हो सकते हैं, वही प्रयास जो अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं कि हम प्रचार प्रसार कर सकते हैं। दूसरा, हम क्या कर सकते हैं, नवीनतम वैज्ञानिक और प्रायोगिक शब्दों की समृद्धि को प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी जो साइंस और टेक्नोलॉजी में वर्ड यूज़ हो रहे हैं, वर्ड वोकैब जो एनरिच हो रही है, उसे हमें एनकरेज करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। ठीक है। तीसरा क्या है, हमें हिंदी भाषा के साहित्य और वैज्ञानिक क्षेत्र में अधिक अनुवादों की आवश्यकता होती है, यानी चाहे हम कितने ही इंग्लिश वाले हों, अगर हमें बहुत बार चीज़ें समझ नहीं आती तब भी हम उसकी हिंदी ही करते हैं। ठीक है, तो इसके अनुवाद की भी बहुत आवश्यकता पड़ती है ताकि हम अन्य भाषाओं में लिखित ग्रंथों और लेखों को हिंदी में सुलभता से प्राप्त कर सकें। तो हमें ये भी करना चाहिए, जो और लैंग्वेज में लिखी हुई चीज़ें होती हैं, अगर हमें वो पढ़नी है तो हम उनकी हिंदी में ट्रांसलेशन करके या किसी तरीके से हमें ट्रांसलेशन मिल जाए आसानी से। ठीक है। इसके अलावा क्या है, हमें हिंदी भाषा में वैज्ञानिक पत्रिकाओं, जर्नल और बुक्स को बढ़ती हुई उपलब्धता को प्रचारित करने की आवश्यकता है। इससे हम देश के वैज्ञानिक समुदाय को हिंदी में लिखित गुणवत्ता और ताजगी से भरे सामग्री की पहुँच प्रदान कर सकेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से आप पढ़ सकते हैं। आगे चलें, पढ़ लेना, ताकि हिंदी भाषा के माध्यम से नवीनतम वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी के अनुसंधान के क्षेत्र में उच्चतर स्तर पर योगदान दिया जा सके। यह सुनिश्चित करेगा कि हमारी भाषा की भागीदारी को विज्ञान और प्रौद्योगिकी की नवीनतम उपलब्धि और उसके अनुसंधान के बारे में नवीनतम ज्ञान होता रहे, कोई भी नई नॉलेज होती रहे। अंत में अगर हम देखें तो हमें हिंदी भाषा के सामाजिक माध्यम को भी प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी जो सोशल मीडियम है उन्हें भी, जैसे कि सोशल लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जो भी ये यूट्यूब है, फेसबुक है, तो यहाँ भी हमें हिंदी को प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है शिक्षण यानी टीचिंग। तो टीचिंग क्या होती है, बेसिकली अगर देखा जाए तो टीचिंग क्या है, त्रिआयामी है, 3 आयाम में पूरी होती है। ये किसने कहा है कि टीचिंग त्रिआयामी है? जॉन डुई ने कहा है। ठीक है, तो जॉन डुई ने कहा है शिक्षा के 3 आयाम होते हैं, यानी टीचिंग तीन पक्षों में जाके पूरी होती है, 3 आयाम में जाके 3 आयाम होते हैं। इसके 3 रूप होते हैं कि भाई एक अध्यापक है, एक छात्र है और एक विषय वस्तु है, या फिर हम इसे पाठ्यक्रम भी बोल सकते हैं। ये एक दूसरे के बिना कोई भी पूरक नहीं है, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, एक दूसरे पे सारे इंटरडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। भाई अगर अध्यापक नहीं होगा तो बच्चा कैसे पढ़ेगा, और अगर बच्चा नहीं होगा तो अध्यापक किसको पढ़ाएगा, और अगर दोनों होंगे और वातावरण या विषय वस्तु या फिर पाठ्यक्रम नहीं होगा तो कहाँ पे बैठ के पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। भाई टीचर और बच्चे हैं तो उन्हें एक एनवायरनमेंट भी तो चाहिए, उन्हें एक मटेरियल भी तो चाहिए, उन्हें एक पाठ्यक्रम भी तो चाहिए, एक सिस्टम भी तो चाहिए पढ़ाने के लिए। कहीं भी ऐसे ही थोड़ी ना बैठ के पढ़ा देंगे। तो ये तीनों क्या है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। ठीक है, अब भाषा शिक्षण के सिद्धांत है कुछ, यानी लैंग्वेज टीचिंग के कुछ प्रिंसिपल्स हैं। कौन कौन से प्रिंसिपल हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि शॉर्ट में पूछा गया है 4 नंबर में कि भाषा शिक्षण के सिद्धांत बताइए। तो सबसे पहले है क्रियाशीलता का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत क्रियाशीलता का मतलब होता है लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग यानी इसका मतलब है कि बच्चे क्या हैं, इसके अकॉर्डिंग करके सीखते हैं। बच्चे जब ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं अगर वो खुद एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। छोटे बच्चे हैं, खुद करके देखते हैं तब ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखते हैं। तो इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। रुचि का सिद्धांत यानी अगर हमें बच्चों को पढ़ाना है क्लास में तो हमें उनके अंदर इंटरेस्ट डेवलप करना होगा। रुचि क्या होती है कि हमें बच्चों के अंदर इंटरेस्ट डेवलप करना होगा। अगर बच्चों को इंटरेस्ट ही नहीं है तो क्लास में कोई नहीं पढ़ेगा। तो हमें उनके अंदर क्या है, सबसे पहले रुचि पैदा करनी होती है। तो ये है रुचि का सिद्धांत। नेक्स्ट है प्रेरणा अभिप्रेरणा का सिद्धांत। भाई अगर हम क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हमें बच्चों को मोटिवेटेड भी करना पड़ेगा।
क्योंकि बच्चे भी तो डिमोटिवेट होते हैं। तो बच्चों को अगर मोटिवेट करना है तो सबसे पहले जब हम क्लास में जाएंगे तो हमें क्या करना है, बच्चे को प्रेरणा देनी है। अभिप्रेरणा का सिद्धांत, तो प्रेरणा किसी भी शिक्षण का मुख्य केंद्र होता है। अभिप्रेरणा सिद्धांत को लक्ष्य निर्धारित बनाती है, यानी जो हमारा एम है, जो हमारा गोल है पढ़ाने का, वो तभी पूरा हो सकता है अगर बच्चा पढ़ने के लिए तैयार है, पढ़ने के लिए रेडी है, अंदर से मोटिवेटेड है, उसका इंटरेस्ट भी है और वो करके सीख रहा है। ठीक है। नियोजन का सिद्धांत, यानी इस सिद्धांत के अंदर क्या है, शिक्षण की एक योजना बनानी चाहिए, तत्पश्चात शिक्षार्थियों को अध्ययन कराना का चाहिए। यानी सबसे पहले अगर हम क्लास में जा रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए। प्री प्लानिंग हम करके जाएं तब जाके हम क्लास में पढ़ाएं। हम कुछ भी अगर पढ़ाने जाते हैं तो उसके लिए हमें क्या है, प्लानिंग करके जानी चाहिए, प्लानिंग बनानी चाहिए। नेक्स्ट है निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत, यानी हमारे कुछ स्पेसिफिक एम होने चाहिए। तो इस सिद्धांत के अंतर्गत क्या है, लक्ष्य निर्धारित अधिगम कराया जाता है, यानी गोल सेट किए जाते हैं बच्चों के। जैसे कि आप लोगों का गोल क्या है कि आपको बीएड के एग्जाम देने हैं, तो आपका क्या है, एक निश्चित उद्देश्य, आप इसीलिए पढ़ रहे हैं। तो बच्चों का भी एक गोल सेट होता है, तभी बच्चों को पता चलता है कि हमारा पढ़ने का लक्ष्य क्या है, और तभी उनकी रुचि उत्पन्न होती है, तभी उनका इंटरेस्ट डेवलप होता है। ठीक है। जीवन से संबंधित करने का सिद्धांत, यानी जब भी हम बच्चों को कुछ भी पढ़ा रहे हैं तो हम उनकी लाइफ से रिलेट करके पढ़ाएं, उनकी रियल लाइफ से जोड़ के पढ़ाएं। ठीक है। हिंदी शिक्षण में शिक्षक गद्य, पद्य, कहानी, नाटक, रचना, व्याकरण आदि का ज्ञान बच्चों को देता है। बच्चों को उनके खेल खिलौने, पशु पक्षी, कहानी आदि से शिक्षण का संबंध बनाते हुए पढ़ाना चाहिए, यानी जो रियल लाइफ में चीज़ें हम यूज़ करते हैं उन्हीं को जोड़ के बच्चों को पढ़ाना चाहिए। यानी जीवन से संबंध करने का सिद्धांत, जीवन से हम चीज़ों को संबंध करके पढ़ाएंगे तो उन्हें अच्छी तरीके से याद रहेगा और दिमाग में भी उनके स्टे करेंगी चीज़ें। स्वाभाविकता का सिद्धांत, यानी शिक्षक को कक्षा में क्या करना चाहिए, संभावित वातावरण बनाकर रखना चाहिए, यानी इस तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट करें कि बच्चा बिना किसी तनाव के पढ़ सके, बिना किसी स्ट्रेस के पढ़ सके। तो इस तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट करे और टीचर का बिहेवियर भी अच्छा होना चाहिए। बोलचाल का सिद्धांत, यानी शिक्षक को बच्चों की भाषाई कौशल विकसित करने चाहिए, यानी जो बच्चों की लैंग्वेज स्किल है, जो भाषा है, जो बोलने का जो तरीका है, वो भी टीचर को डेवलप करना चाहिए। वह कक्षा में बच्चों के बोलने के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करें, यानी बच्चों को अपॉर्चुनिटी दे, बच्चों को मौके दें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज को यूज़ कर सकें। जब बच्चे लैंग्वेज को यूज़ करेंगे तो उनका भाषाई कौशल विकसित होगा। इसके अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं कि टीचर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर टीचर क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चों से, कहानी सुन सकते हैं, कहानी सुना सकते हैं, कथन बोल सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, वाद विवाद कर सकते हैं, कविता पढ़ सकते हैं या पढ़ा सकता है टीचर, पाठ संवाद कर सकते हैं, यानी किसी भी चैप्टर पे डिस्कशन कर सकते हैं, किसी भी घटना का, किसी भी इंसिडेंट का डिस्कशन कर सकते हैं, सहस्वर पाठ कर सकते हैं आदि की सहायता से बच्चों के शुद्ध उच्चारण, उचित गति, हाव भाव आदि के साथ साथ व्यक्ति की योग्यताएं विकसित कर सकते हैं। इससे बच्चों की क्या है, कुछ बच्चे स्टार्टिंग में क्या होते हैं, तोतले होते हैं या फिर क्लियर नहीं बोल पाते, और वो धीरे धीरे क्लियर कैसे बोल पाते हैं, जब वो ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करेंगे, बोलचाल करेंगे, तो उन्हें मौके मिलेंगे, तब जाके उनका उच्चारण सही होगा। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी हर कोई बच्चा अलग होता है। क्लास में अगर 40 बच्चे हैं तो 40 ही बच्चों की उनमें अलग अलग इंटरेस्ट हो सकते हैं, बच्चों के अलग अलग एबिलिटी, अलग अलग योग्यताएं, अलग रुचि, हर किसी का हाव भाव अलग हो सकता है। तो ये व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत है कि छात्रों को टीचर जब पढ़ाए तो टीचर को क्या है, बच्चों की साइकोलॉजी समझ लेनी चाहिए। छात्रों की रुचि, बुद्धि, कार्य करने की क्षमता एक जैसी नहीं होती, यानी हर बच्चे की रुचि अलग होती है, हर बच्चे की इंटेलिजेंसी अलग होती है, काम करने की जो स्पीड है किसी की तेज होती है, किसी की कम होती है। तो टीचर को ये समझना चाहिए वह कक्षा के सभी छात्रों को व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार पढ़ाए, यानी बच्चे जिस तरीके के हैं उसी तरीके से उन्हें पढ़ाए, उसी तरीके से उन्हें टैकल करे। छात्रों की व्यक्तिगत कठिनताएं, समस्याएं, विविधताओं को जान पहचान कर उनको दूर करने का प्रयास करे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पता चल जाए, जैसे कि टीचर को पता चल रहा है कि इस बच्चे को थोड़ा सा कम समझ आता है, थोड़ा सा लेट समझ आता है, तो ऐसा नहीं है कि टीचर उसे इग्नोर करे या क्लास से बाहर निकाल दे, फिर उसके पेरेंट्स से बोल दे, तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं होता। टीचर को क्या करना है, उस बच्चे को उसी तरीके से पढ़ाना है। ठीक है, तो ये होता है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। नेक्स्ट है आवर्ती का सिद्धांत। आवर्ती क्या होती है, रिपीटिशन।
प्रिंसिपल ऑफ रिपीटेशन। रिपीटेशन यानी बार बार रिपीट करना। तो बच्चों को, अब जैसे कि बच्चों की छुट्टियां पड़ रही हैं, तो बच्चों को अगर टेबल याद होंगे तो वो भूल गए होंगे अगर वो रिपीट नहीं करेंगे। तो रिपीटेशन से क्या होता है, रिपीटेशन के संपर्क में आके, यानी बच्चा जब आवर्ती करता है बार बार, तो उसके दिमाग में चीज़ें फिक्स हो जाती हैं। तो अधिगम के सिद्धांत का अति महत्व विषय वस्तु की एक निश्चित अंतराल और उसके संपर्क में रहते हैं और उनका ज्ञान बढ़ता है। यानी टाइम टू टाइम क्या है, हमें रिपीटेशन करता रहना चाहिए। जैसे कि हम लोग यहाँ, आप लोग हैं, आपकी डेट शीट पीछे हट गई है, तो अगर आप रिपीटेशन नहीं करेंगे तो आपकी क्या है, आपका ज्ञान घट जाएगा, आप भूल जाएंगे चीज़ें। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत, यानी डेमोक्रेसी, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, यानी क्लास में कैसा माहौल होना चाहिए, लोकतांत्रिक होना चाहिए कि हर बच्चा विचार विमर्श कर सके, टीचर से अगर क्वेश्चन पूछना चाहता है तो क्वेश्चन पूछ सके, जो भी मन में बात आ रही है उसे प्रकट कर सके, उसे रख सके। तो पाठ्यक्रम इस प्रकार का होना चाहिए जिससे शिक्षा में प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास करें, एक दूसरे के विचार विमर्श करें और एक दूसरे के विचारों को समझें आदि जैसी भावनाओं का विकास हो सके। ठीक है। अब कुछ है शिक्षण सूत्र, यानी मैगजीन्स ऑफ टीचिंग, जिन्हें हम बोलते हैं इंग्लिश में। क्या है मैगजीन्स ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षण सूत्र। तो पहला क्या है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी नॉन टू अननोन। मैं इंग्लिश में इसलिए लिख रही हूँ इंग्लिश में इसलिए लिख रही हूँ जिससे आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए। हिंदी में बहुत लोगों को दिक्कत होती है तो इंग्लिश में समझ लेते हैं, किसी को इंग्लिश में दिक्कत होती है तो हिंदी यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है। नॉन टू अननोन यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी बच्चा जब क्लास में आता है तो उसे कुछ ना कुछ अनुभव होता है, कुछ ना कुछ नॉलेज होती है। भाई 3-4 साल का बच्चा क्लास के अंदर आता है तो जब वो क्लास में आता है तो अपने साथ अनुभव लेके आता है, उसे पता होता है कि घर में क्या बनता है, कितने सदस्य हैं, तुम्हारे पड़ोस में कौन है, कितने बहन भाई हैं, चाचा चाची, बहुत सारी चीज़ों की उसे नॉलेज होती है। तो जब भी हम बच्चे को कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो हमें कैसे पढ़ाना है, ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाना है, यानी बच्चे के पूर्व ज्ञान को आधार बनाकर नवीन ज्ञान के साथ जोड़कर पढ़ाना चाहिए। ठीक है। तो ये प्रिंसिपल कहलाता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, यानी जब हम बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं सबसे पहले हम बच्चे को दिखा दिखा के पढ़ाते हैं। जैसे कि फ्रूट्स नेम हमें पढ़ाने हैं तो हम बच्चे को चार्ट में दिखाएंगे, तो जब हम दिखाते हैं तो उसे हम बोलते हैं मूर्त या फिर कॉन्क्रीट। और फिर कॉन्क्रीट चीज़ें हम जब आगे लेवल पे लेके जाते हैं, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, फिर हम कैसे जाते हैं, एब्स्ट्रैक्टनेस की तरफ, अमूर्त की तरफ जाते हैं। तो शिक्षार्थी को आरंभ में ऐसी बातों का ज्ञान कराना चाहिए जिसे वो छू सके, देख सके। तत्पश्चात यानी उसके बाद क्या करें, इमेजिनेशन की तरफ जाएं, अमूर्त का ज्ञान करा सकते हैं हम, है ना। नेक्स्ट है सरल से जटिल की ओर, यानी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। तो स्टार्टिंग में, शुरुआत में क्या करें, बच्चों को सिंपल तरीके से पढ़ाएं, सिंपल चीज़ें पढ़ाएं। जैसे कि हम लोग हैं, हम इतने बड़े हो गए हैं तो हम भी कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं छोटी सी यूनिट कौन सी है, जो सिंपल सी होगी पहले उसे पढ़ेंगे, फिर जटिल की तरफ जाएंगे। तो इसी तरीके से बच्चों को पढ़ाना चाहिए कि पहले सिंपल पढ़ाएं फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएँ। पूर्ण से अंश की ओर, यानी वोल टू पार्ट हमें जाना चाहिए। जैसे कि हम क्लास में पढ़ा रहे हैं या फिर कोई भी हम स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले पूरे पार्ट का सारांश बता दें, समरी बता दें। जैसे कि हम स्टार्टिंग में करते हैं, मैंने लेक्चर स्टार्ट किया तो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आज हम हिंदी की पेडागोजी पढ़ने वाले हैं, ये टॉपिक पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं, इस तरीके से पढ़ेंगे। तो पूरा सारांश मैंने स्टार्टिंग में बताया, फिर उसके बाद अब मैं छोटे छोटे टुकड़ों में आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। तो ये क्या होता है, पूर्ण से अंश की ओर जाना। नेक्स्ट है विशिष्ट से सामान्य की ओर जाना, यानी स्पेसिफिक टू जनरल जाना। तो सर्वप्रथम किसी जाति या एक विशेष उदाहरण के द्वारा विषय के अर्थ को स्पष्ट करना चाहिए, उसके उपरांत अन्य उदाहरण देते हुए विषय का सामान्यकरण करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर जाना। तो विश्लेषण का अर्थ होता है तोड़कर पढ़ना, संश्लेषण का अर्थ होता है जोड़कर पढ़ना। यानी पहले बच्चों को टुकड़ों में तोड़ के पढ़ाएं, यानी कोई भी चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो छोटे छोटे टॉपिक पढ़ाएं, फिर उसके बाद जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो सारों को जोड़ के भी हम पढ़ा सकते हैं। जैसे कि हमने जब स्टार्टिंग की तो हमने वैदिक एजुकेशन के एम, छोटी छोटी हमने क्लिप 10-10 मिनट की, 15-15 मिनट की वीडियो पढ़ी। तो हमने क्या किया, पहले विश्लेषण किया, हमने टुकड़ों में तोड़ी चीज़ें, फिर उसके बाद हमने पूरी यूनिट पढ़ी। लेकिन अब हम रिवीजन सीरीज में क्या कर रहे हैं, पूरी बुक कवर कर रहे हैं 2-2, 3-3 वीडियो में। तो हम क्या जा रहे हैं, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर जा रहे हैं। ठीक है।
प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, यानी पहले प्रत्यक्ष ज्ञान देना चाहिए, उसके बाद अप्रत्यक्ष देना चाहिए, यानी डायरेक्ट एक्सपीरियंस पहले बच्चे को देना चाहिए। प्रत्यक्ष यानी जिसे बच्चा देख सके, छू सके, फील कर सके, फिर उसके बाद अप्रत्यक्ष चीज़ें हम कुछ भी पढ़ा सकते हैं। फिर है शिक्षण सहायक सामग्री, यानी कौन सी सामग्रियों के साथ हम पढ़ा सकते हैं बच्चों को, यानी हमारे टीचिंग एड्स क्या होते हैं। टीचिंग एड्स वो होते हैं जो हमारी टीचिंग को सिंपल बनाते हैं, सरल बनाते हैं, स्पष्ट बनाते हैं और फ्लेक्सिबल बनाते हैं, बच्चों को समझ आती हैं चीज़ें टीचिंग एड्स के द्वारा। टीचिंग एड्स कौन से होते हैं, देखो टीचिंग एड्स पे मैंने पूरी एक वीडियो बनाई हुई है कॉमन टॉपिक की, उसे भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन टीचिंग एड्स से भी पूछा जाता है। और ऐसा भी हो सकता है कि इस बार पूछा जाए, क्योंकि अब तक लॉन्ग क्वेश्चन में टीचिंग एड्स नहीं आया है, तो जिस भी सब्जेक्ट में आ रहा है आप छोड़ के ना आएँ, क्योंकि ये टॉपिक हम कर चुके हैं। टीचिंग एड्स हो गया, माइक्रो टीचिंग हो गया, करिकुलम हो गया, इवैल्यूएशन हो गया, ये सारे हिंदी में भी हैं और इंग्लिश में भी हैं, चाहे जो भी सब्जेक्ट आपका हो, पेडागोजिकल सब्जेक्ट सभी में पूछा जाता है। ठीक है, तो शिक्षण सहायक सामग्री यानी पढ़ाने में कौन कौन सी सामग्री सहायता करती हैं। फर्स्ट है दृश्य सामग्री, यानी जिसे बच्चे देख के पढ़ते हैं। श्रव्य सामग्री, जिसे बच्चे सुन के पढ़ते हैं। दृश्य श्रव्य सामग्री, जिसे देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। ठीक है, यानी ये क्या है, विजुअल एड्स है, ये विजुअल है, ये ऑडियो है और ये ऑडियो विजुअल है। ठीक है, राइटिंग पे मत जाना, राइटिंग थोड़ी सी गंदी आ रही है। तो दृश्य सामग्री जैसे कि ब्लैक बोर्ड है, जिसे हम श्याम पट बोलते हैं, सिंपल बोर्ड, चित्र, चार्ट ग्राफ, पत्रिकाएं, समाचार पत्र, स्लाइड फिल्म, टिकट, समय सारणी, टाइम टेबल, यानी जिसे बच्चा सिर्फ देख सके, जैसे बोर्ड पे देख के पढ़ता है। श्रव्य यानी जिसे सुन सके, जैसे कि रेडियो पे बहुत सारे पहले के टाइम पे प्रोग्राम आया करते थे, अब तो रेडियो कोई नहीं सुनता। ग्रामोफोन पहले के टाइम पे चलते थे, टेप रिकॉर्डर या जिन्हें हम घर में डैक बोलते थे, उन्हें चला के हम रख देते थे, तो वो होती है श्रव्य सामग्री। दृश्य श्रव्य क्या होती है, जैसे कि आप फ़ोन से पढ़ रहे हैं, जिन्हें आप देख भी सकते हैं और जिसे आप सुन भी सकते हैं। ठीक है, इसमें बच्चे की क्या है, सारी सेंसेस डेवलप होती हैं, सारे सेंसेस काम करते हैं, यानी जितनी भी इंद्रियां हैं हमारी वो सारी एक्टिव रहती हैं। हम देखते भी हैं, हम सुनते भी हैं, हम टच एंड फील भी करते हैं, हम महसूस भी करते हैं, तो सारी इंद्रियां क्या हैं, काम करती हैं इसमें। जैसे कि टेलीविज़न है, फिल्म प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्ट ओवरहेड प्रोजेक्टर है, तो ये क्या है, दृश्य श्रव्य सामग्री है। ठीक है, फिर एक क्रिया सहायक सामग्री, यानी इसके द्वारा प्राप्त ज्ञान वास्तविक होता है, नई नई चीज़ों का अध्ययन होता है, बालकों को व्यक्तिगत अनुभव प्राप्त होता है, यानी इंडिविजुअल एक्सपीरियंस डेवलप होता है। जैसे कि भ्रमण करना, यानी हम क्या है, कहीं भी टूर पे जा रहे हैं तो हम वहाँ से अच्छी तरीके से सीख रहे हैं। किसी भी ऐतिहासिक स्थान पे जा रहे हैं, जैसे कि साइंस म्यूजियम हो गए, ये बहुत सारे पोर्ट वगैरह होते हैं, रेड फोर्ट ही जा रहे हैं, तो वहाँ से हम कोई भी चीज़ें सीख रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। होपफुली क्लास आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कर सकते हैं। शेयर आपको कहाँ करना है, जहाँ भी आपका बीएड ग्रुप बना हुआ है उस ग्रुप में आपको वीडियो शेयर करनी है डेली। तो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सेशन को लाइक करके जाएँ।